भूगोल क्लास 10 के आज हम लोग चैप्टर 3 का देखेंगे, जो कि खंड ख का है। हम लोग खंड क में 6 चैप्टर देखे थे और वैसे ही खंड ख में 6 चैप्टर के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ना है। और जितना प्रकार का प्राकृतिक आपदा होता है वो सबका एक एक करके दिया हुआ है। तो हम इसमें 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्राकृतिक आपदा के बारे में। यहाँ पर हम लोग जानेंगे भूकंप और सुनामी के बारे में कि भूकंप और सुनामी कैसे आता है और इससे प्रबंध के लिए, इसके बचाव के लिए हम लोग क्या उपाय करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो भूकंप क्या है हम लोग इंट्रोडक्शन में जान चुके हैं। जैसे खंड ख का चैप्टर 1 जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग जाने थे भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, तो उसको इसमें डिटेल में दिया हुआ है। इसको बढ़ते हैं। भूकंप और सुनामी 2 ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसकी संबंध किससे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, जो पृथ्वी के अंदर का संरचना बना हुआ है उससे, उस पर डिपेंड करता है भूकंप और सुनामी। हम लोग ठोस भूपटल पर रहते हैं। हम जो ठोस भूपटल है उसके ऊपर हम लोग रहते हैं, लेकिन इसके अंदर आग की लहरें चलती है। हम लोग को पता नहीं है कि जो इसके अंदर है, जो जिस भूपटल पर रहते हैं, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, आग की लहरें चलती है, जहाँ उसका टेम्परेचर कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप सोच सकते हैं हम लोग कितना 37 से 40 डिग्री सेल्सियस को सहने में कितना परेशानी होती है। तो यहाँ इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वहाँ पे आग निकल रहा होगा। यहाँ उत्पन्न ऊर्जा का तरंग लहरें चट्टानों के कंपन से उत्पन्न करती है। तो ये जो भूकंप आता है ये कैसे आता है, जो ऊर्जा होता है अंदर में, जो गर्मी होता है वही फट के क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, जब वो बाहर निकलता है तो क्या होता है कि तरंग के जैसा बाहर निकलता है। कहने तरंग कैसे चलता है, ऐसे ऐसे मोशन करता है। ठीक है, ऐसे फाट के बाहर निकलता है। तो वही हम लोग का पता चलता है कि धरती डोल रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये भूकंप है। ठीक है, इस भूकंप का केंद्र जल स्तर खंड पर होता है। कहाँ पे होता है, तो जल स्तर जब स्थल खंड पर होता है, मतलब जब जमीन पर बाहर की तरफ आता है, तब हम लोग को पता चलता है कि ये क्या है, भूकंप है। लेकिन जब महासागर की तली, जब महासागर के तली के किनारे पर जब होता है ये, तब हम लोग को इस कुछ नाम से बुलाते हैं, इसको सुनामी के नाम से बुलाते हैं। जब ये पृथ्वी पर होगा, जहाँ पे मतलब भूपटल पर होगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे भूकंप। जब यही महासागर, जहाँ पर नदी समुद्र के किनारे पर अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुनामी के नाम से जानते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये समुद्र में होने की वजह से इसको सुनामी नाम दिया गया है, इसको भूकंप नाम दिया गया है। ठीक है, सुनामी का प्रभाव समुद्र से जल के कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सुनामी का प्रभाव कैसे होता है, समुद्र में जो जल का कंपन होता है, ऐसे कंपन करता है, कंपन करके बाहर की तरफ निकलता है बहुत तेजी से, तो वही हम लोग को उसका प्रभाव पता चलता है। ये जो कंपन होता है ये कैसा ऊर्जा होता है, तो क्षैतिज गति उत्पन्न करता है। अब क्षैतिज गति किसको बोलते हैं, जिसमें वैसा गति जिसमें जो पार्टिकल्स होता है, जो पदार्थ होता है, ठीक है, जो हम लोग बोल सकते हैं कोई भी पदार्थ है ऐसा कि जो मोशन में करता है। ठीक है, वैसा पदार्थ जो मोशन करता है, मूव करता है, तो उससे जो गति होता है, उससे जो एनर्जी मिलता है, उसी को हम लोग क्षैतिज गति या क्षैतिज एनर्जी कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा से संचालित क्षेत्र क्षैतिज प्रवाह का जल तटीय स्थल से टकराता है। ठीक है, जल के जो तटीय स्थल होता है, किनारे होता है, उससे टकराकर और तट पर सुनामी विनाशशीला अर्थात आपदा देखने को मिलता है। इसकी वजह से तो होता क्या है कि समुद्र किनारे जो तटीय स्थल होता है, उससे क्या होता है, ये जो पानी होता है ये तरंग की तरह आता है, आकर टकराता है, जिससे क्या होता है, बहुत विनाशकारी होता है, जो समुद्र के किनारे जो लोग बसते हैं उन लोगों के लिए। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि आप जानते हैं 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया को लेकर बंगाल खाड़ी तक एक ऐसा सुनामी आया था जिसमें सैकड़ों लोग विलुप्त हो गए, गायब हो गए, पता ही नहीं चला सैकड़ों लोग के बारे में। ऐसा सुनामी आया था कब, 2004 में। कितने ही नाविकों का आता पता नहीं चल पाया, कितना लोगों का आता पता ही नहीं चल पाया, कहाँ गया। निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण स्थित इंदिरा पॉइंट
तरंगीय झटके के प्रभाव से विलुप्त हो गए। वहाँ उसके झटके से क्या हुआ, बहुत लोग प्रभाव से विलुप्त हो गए, पता ही नहीं चलता, ऐसा सुनामी आया था। भूकंप और सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहनता मतलब उसकी गहराई किससे मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लॉगरिथमिक मापक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक मापक बोलते हैं, जिसके प्रत्येक इकाई के बाद मतलब एक इकाई में कितना 10 गुना वृद्धि होती है। अगर एक इकाई है तो उससे 10 गुना वृद्धि होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक मापक, लॉगरिथमिक मापक। ठीक है, तो इसको हम लोग इसको याद रखना जरूरी है कि रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। भूकंप और सुनामी का प्रभाव वैसे क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है जहाँ पर भूपटल की चट्टानें विरूपित होती है। क्या होती है, भूपटल की चट्टानें विरूपित होती है। तो विरूपित मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब होती है, मतलब वो क्या होता है कि डिस्ट्रॉर्टेड होता है, मतलब वहाँ पे वो टूटा फूटा रहता है चट्टानें, वहीं पर ये देखने को मिलता है। या वेलित पर्वत रहता है। वेलित पर्वत मतलब क्या, कि ऐसा पर्वत, मान लो कि ऐसा पर्वत है, बीच से क्या हो रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो वैसा पर्वत के पास देखने को मिलता है। तो इस सब क्षेत्रों में क्या होता है, हम लोग को देखने को मिलता है। या महासागरीय गर्त के पास, महासागरीय गर्त के पास मतलब गड्ढे बनाना, ठीक है, जहाँ पे गड्ढा बना रहता है महासागर में, वहाँ ये सब देखने को मिलता है, भूकंप और सुनामी। जहाँ पर यह कमजोर चट्टानें होता है वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये ऊर्जा प्रवाह के आकार भूकंप तथा सुनामी का शिकार हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ऊर्जा, जमीन के अंदर से क्या होता है, ऊर्जा निकल के बाहर आता है, ठीक है, जिसकी वजह से जमीन फटने लगता है, फटने लगता है, जिससे वही हम लोग क्या बोलते हैं, धरती धुल रहा है बहुत तेजी के साथ जब होता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, ये क्या है, समुद्र का तल दिया हुआ है, इसमें पानी है, देखो पानी कैसे यहाँ पर बहाव कर रहा है, नम ऐसे ऊपर चला जाता है पूरा, यहाँ जितना आसपास रहने वाले लोग रहते हैं सब बह जाते हैं इसी में। दोनों ही घटनाओं में लाखों लोग की मृत्यु होती है। अगर सुनामी बोले या क्या बोले, भूकंप बोले, दोनों में क्या होता है, लाखों लोगों की मृत्यु होती है अगर बहुत तेज आया है तो। ठीक है, भूकंप की स्थिति में भवनों का गिरना, भूकंप जब होता है तो क्या होता है, भवन गिरता है, घर वगैरह गिरता है, पुल गिरता है, टूट जाता है, जमीन में दरार पड़ने लगता है, दरारों में गर्म जल की सोते का निकलना, मतलब उसमें क्या होता है, गर्म जल बाहर निकलता है, जैसे घटनाएं सामान्य रूप से होती है। इससे क्या होता है, भारी बर्बादी होता है। सुनामी की लहरें तट विनाशलीला लाती है, मतलब बहुत सारा विनाश करती है जो सुनामी आता है। ठीक है, इसमें भी तट के किनारे आनंद ले रहे पर्यटक जो घूमने आते हैं उसके लिए भी, चाहे मछुआरे होते हैं, चाहे नारियल का जो कृषि करते हैं वो लोग होते हैं, तो सबके लिए क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, तटीय पुलिन के बालू, जैसे बालू वगैरह होता है, मृदा वगैरह होता है, वो क्या होता है, उसका अपरदन हो जाता है, वहाँ से बह जाता है सुनामी की वजह से। इससे क्या होता है, परिस्थितिकी असंतुलित हो जाती है, मतलब इकोलॉजी जो होता है, इकोलॉजी सिस्टम जो होता है उससे असंतुलित हो जाती है, जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ डायग्राम भी दिखाया गया है कैसा स्थिति उत्पन्न होता है, यहाँ दिख रहा है पूरा पानी कैसे बहाव हो रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पर जमीन को दिखाया गया है, बहुत भयानक स्थिति हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा तेज भूकंप हो तो। अब कुछ हम लोग जानेंगे भारत में भूकंप जोन के बारे में। तो भारत में 5 भूकंप जोन बनाए गए हैं। ठीक है, पहला जोन में कौन सा आता है, तो जोन दक्षिणी पठारी का क्षेत्र, जो दक्षिणी पठारी का क्षेत्र है उसको हम लोग जोन 1 में रखते हैं। इसमें भूकंप की खतरा नहीं के बराबर होता है, मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर होता है। वही जोन 2 का बात करेंगे, इसके अंतर्गत कौन सा आ जाता है, तो प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्या, जो नदी, जो समुद्र के किनारे भारत रहता है, जो नीचे वाला पार्ट, ऐसे भारत का नक्शा होता है ना, जो नदी के किनारे वाला भाग रहता है। ठीक है, ये नदी के किनारे वाला, सॉरी समुद्र के किनारे वाला 3 भाग रहता है, तो इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो इसके प्रायद्वीपीय के पास जो क्षेत्र में भूकंप आता है उसके बारे में बता रहे हैं। ये भी
तीव्रता इसका कम होता है, मतलब ज़्यादा तेज नहीं होता है, अति सीमित खतरे होते हैं, मतलब इससे बहुत कम खतरा होता है। तो ये जोन 2 उसको बोलते हैं। अब जोन 3 में क्या है, तो इसके अंतर्गत मुख्यतः कैसा होता है, गंगा सिंधु मैदान, राजस्थान, उत्तरी गुजरात के कुल क्षेत्र आते हैं, इसमें ये सब क्षेत्र आता है, ठीक है। इसमें भूकंप प्रवाह तो देखने को मिलता है, लेकिन यह कभी कभी विनाशकारी होते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, विनाशकारी होते हैं, ज़्यादातर ऐसा खतरा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी विनाशकारी हो जाते हैं। वही हम लोग 20वीं शताब्दी की बात करेंगे तो 1934 में देखो, आज 20वीं शताब्दी से लेकर अभी तक 20 बार भूकंप आ चुकी है, लेकिन ज़्यादा खतरा इस जोन में नहीं हुआ है। लेकिन एक बार खतरा हुआ है, कब, 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में भूकंप की वजह से बहुत विशाल भूकंप आया था, जिसकी वजह से बहुत जान माल के नुकसान हुआ था। वर्ष 2008 में भी भूकंप का झटका आया था, लेकिन किंतु उतना गहरा झटका नहीं आया था, बहुत लोग का अनुभव ही नहीं हुआ। तो एक ही झटका इस जोन में, जोन 3 में एक ही झटका ऐसा आया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक रहा है, 1934 का। अब जोन 4 का बात करेंगे तो इसमें अधिक खतरे का संभावना होती है। जोन 4 में अधिक खतरे की संभावना होती है। इसमें क्या आ जाता है, तो शिवालिक हिमालय, कौन सा, शिवालिक हिमालय का क्षेत्र आ जाता है, या पश्चिमी बंगाल का उत्तरी भाग आता है, असम घाटी आता है, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र आता है, जितना भी पूर्वोत्तर भारत है उस सब का क्षेत्र इसमें आ जाता है। इसी वर्ग के अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा खतरा की चांसेस संभावना रहता है। लेकिन जोन 5 का बात करेंगे तो इसमें पूरा का पूरा खतरा ही रहता है, ठीक है। जैसे कि यह सर्वाधिक खतरे क्षेत्र है, मतलब सबसे ज़्यादा खतरा वाला क्षेत्र माना जाता है जोन 5। तो इसके अंतर्गत कौन सा आता है, तो गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, मकाऊ पर्वतीय क्षेत्र आता है, सिक्किम, तो ये सब, दार्जिलिंग के पहाड़ी, ये सब क्या है कि बहुत ज़्यादा सर्वाधिक यहाँ पर खतरा रहता है, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसको जोन 5 में रखा गया है, ठीक है। भारत के इस प्रदेश में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं, इसीलिए इसको जोन 5 के अंतर्गत में रखा गया है। तो सबसे पहले याद रखना है, जोन 1 में नाम मात्रा के खतरा रहता है, लेकिन जोन 5 का बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खतरा रहता है। अब जो भूकंपीय तरंग होता है, तरंग हम अभी बताए कैसे मूव करता है, तो ऐसे वेव की तरह, ठीक है। जैसे कि हम लोग पानी में जब भी एक पत्थर फेंकते हैं तो कैसे मूव करता है, ऐसे ऊपर नीचे करके मूव करता है ना, वैसे ही वो भी क्या है, तरंग का मूवमेंट है। ये भी क्या है, तरंग का मूवमेंट है। तो जो भूकंप का तरंग होता है वो 3 प्रकार का मूवमेंट करता है। एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक, और तीसरा होता है दीर्घ तरंग। तो 3 प्रकार का तरंग होता है। जो प्राथमिक होता है उसको P से दिखाते हैं, जो द्वितीय होता है उसको S से दिखाते हैं, जो दीर्घ होता है उसको L से दिखाते हैं। तो तीनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो P होता है, P तरंग सबसे पहले पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है, ठीक है, इसलिए इसको प्राथमिक बोला जाता है। S तरंग होता है अनुप्रस्थ तरंग, इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है, ये मतलब बाद में पहुंचता है तो इसकी गति कम होती है। और L का बात करें, तरंग भूपटलीय सतह पर उत्पन्न होती है। ये क्या होता है, जो L होता है वो भूपटलीय, जो भूपटल होता है उस पर जमीन के ऊपर ये उत्पन्न होता है। इसकी गहनता मतलब इसकी गहराई सबसे कम होती है। इसकी गहराई क्या होता है, सबसे कम होती है। धीमी गति के साथ क्षैतिज रूप में चलने के कारण यह किसी स्थान पर सबसे बाद में पहुंचता है। ये किसी भी स्थान पर क्या होता है, सबसे बाद में पहुंचता है, ठीक है। लेकिन यह सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है, लेकिन सबसे ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है। अब कुछ पॉइंट दिया हुआ है उसको जान लेते हैं। अधिकेंद्रीय क्या, अधिकेंद्रीय किसको कहते हैं, तो भूपटल पर वह केंद्र जहाँ पे भूकंप के तरंग सर्वप्रथम अनुभव, वैसा देखो भूपटल मतलब जमीन का वैसा परत, वैसा केंद्र जहाँ पे सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाता है, उसी को हम लोग अधिक केंद्रीय कहते हैं। भूकंप केंद्र किसको कहते हैं, तो भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है। तो भूकंप केंद्र किसको कहते हैं, जो जमीन के नीचे जहाँ पर भूकंप कंपन शुरू होता है, वही उसी स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र बोलते हैं। अब पूर्व कंपन और अनुकंपन किसको कहते हैं, तो पूर्व कंपन उसको कहते हैं जो भूकंप के पहले महसूस होता है, अनुकंपन के उसको कहते हैं जो भूकंप के बाद महसूस होता है, ठीक है। तो भूकंप के पहले भी कुछ महसूस किया जाता है, लेकिन हम लोग वो पता नहीं चलता, उसको हम लोग पूरे कंपन कहते हैं। जो भूकंप के बाद भी थोड़ा बहुत महसूस होता है
वो भी उसको क्या बोलते हैं, अनुकंपन बोलते हैं। अब भूकंप से बचाव का हम लोग उपाय पढ़ेंगे, तो भूकंप से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है भूकंप से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो भूकंप का पूर्वानुमान, पूर्वानुमान मतलब क्या, भूकंप आने से पहले हम लोग को अनुमान होना चाहिए कि भूकंप आने वाला है। तो इसके लिए कैसे पता चलेगा कि भूकंप आने से पहले हम लोग को, तो उसके बारे में जानते हैं। पूर्व तरंग अनुकंपन, हम लोग अभी पढ़े ना पूर्व तरंग के बारे में। तो पूर्व तरंग या अनुकंपन के तरंगों के यदि भूकंप लेखी यंत्र पर ठीक से मापन किया जाए तो तरंगों के प्रवृत्ति के आधार पर संभावित बड़े भूकंप का पूर्वानुमान किया जा सकता है। तो अगर हम बोल रहा है कि जो पूर्व तरंग होता है या अनुकंपन होता है तरंगों का, अगर उसको सही ढंग से मापा जाए तो हम लोग पहले ही पता चल सकता है कि भूकंप आने वाला है। चीन जैसे देश सरीसृप या रेंगने वाले जीव, जो चीन एक देश का नाम है जो इंडिया के बगल में है, इसके अनुसार जो जीव या बड़े जानवर या मछलियों की गतिविधियों को और शोर के आधार पर भूकंप के पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसके द्वारा, चीन के द्वारा। उसमें क्या होता है कि इन लोगों का गतिविधि चेंज हो जाता है, किसका, जानवर सबका, पक्षियों का, ठीक है, ये सब का क्या होता है, गतिविधि चेंज हो जाता है, जिससे पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। उन लोगों को क्या होता है, पुण्य तरंग पहले से पता चल जाता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पाता, इसीलिए जानवर को पहले से पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। उसका कारण क्या रहता है, तब पूर्ण तरंग, ठीक है, वो हल्का ऐसा तरंग पहले से ही आते रहता है, लेकिन वो हम लोग को महसूस नहीं होता है। लेकिन ऐसे पूर्वानुमान अभी पूर्ण मान्यता नहीं मिला है, लेकिन इसको मान्यता नहीं दिया गया है, पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है, ठीक है। अब होता है भवन का निर्माण। तो भवन का निर्माण हम ऐसे करें जिससे भूकंप से बचा जा सके। तो भवन का निर्माण करने के लिए ध्यान रखते हुए भवन का निर्माण हम लोग कैसे करना चाहिए, उसके पहले हम लोग को जांच कर लेना चाहिए, ठीक है, जांच अवस्था होनी चाहिए, क्या भवन भूकंप निरोधित तकनीकों से बना हुआ है कि नहीं। जो भवन बना रहे हैं हम लोग को पता होना चाहिए कि भवन से बचने के लिए वैसे, जैसे भवन निरोधित मतलब क्या होता है कि भवन बनाने के पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि भूकंप से बचने के लिए कैसा भवन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उस हिसाब से भूकंप का बनावट होना चाहिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेक्निक या तकनीक बोलते हैं, जिसका हम लोग यूज करके घर बनाते हैं, जिससे भूकंप से आसानी से बचा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, भवन कभी कभी भूकंप, जहाँ पे भूकंप का क्षेत्र रहता है वहाँ पे भवन क्या किया जाता है, घर वगैरह बनाया जाता है, सस्ता बनाया जाता है। पता है कि अभी भूकंप आएगा तो क्या होगा, ढह जाएगा, तो इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं होता है। तो बहुत जगह सस्ते दर में घर का निर्माण किया जाता है। यह होता है भूकंप से बचने का तरीका, ठीक है। और तीसरा है जान माल की सुरक्षा। जान माल की सुरक्षा कैसे करेंगे, किसी भी भूकंप का सीधा प्रभाव जान माल पर पड़ता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा जाता है जान वगैरह जाता है, तो जान माल की सुरक्षा है तो विशेष सुरक्षा बल की आवश्यकता होती है। तो जान माल को बचाने के लिए इसको विशेष सुरक्षा बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जान माल की सुरक्षा जरूरी है। प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य मतलब क्या होता है कि जो पुलिस वगैरह रहता है उन लोगों का कार्य क्या है भूकंप के प्रति, उसके बारे में जानते हैं। तो भूकंप की बर्बादी को रोकने में प्रशासनिक सतर्कता अति आवश्यक है। अग्निम कंपन के आधार पर यदि भूकंप की संभावना बनती हो तो तब इसे तत्काल संभावित क्षेत्रों में घोषित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब जैसे पता चलता है कि भूकंप का कुछ संभावना बन रहा है तो पहले ही हम लोग घोषित कर देना चाहिए था, इस क्षेत्र को घोषित करना चाहिए यहाँ पर भूकंप आने वाला है। इसके लिए क्या होगा, आधुनिक मीडिया का यूज करेंगे, जैसे टेलीविजन वगैरह का यूज करके हम लोग पहले से बता देंगे, ठीक है। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिक सक्रिय होने मतलब ज़्यादा जागरूक होने की जरूरत होती है इस टाइम, ठीक है। और पुण्य भूकंप की बाद राहत, जैसे भूकंप जब कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद जो राहत कार्य का विशेष दस्ते का गठन करना जरूरी होता है। अब मतलब मान लो कि जहाँ भूकंप आ गया, भूकंप हो गया, अब वहाँ पर जो बच सकता है, जिसको लोग को बचाया जा सकता है, उसके लिए प्रशासन को काम अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन समितियों का गठन किया है, इसके लिए गठन भी बनाया गया है, लेकिन
उनकी भागीदारी को अधिक सक्रिय करने के लिए ज़रूरत है। तो उनके भागीदारी जितना सक्रिय होगा, जितना मतलब महत्वपूर्ण होगा, उतना जरूरी है करना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासनिक मतलब पुलिस वगैरह का सहायता, ठीक है, जितना भी गवर्नमेंटल कर्मचारी है वो लोग किस प्रकार से सहायता करते हैं भूकंप में। ठीक है, तो उसको देखते हुए जरूरी है कि मान लो भूकंप आ गया तो भूकंप के बाद जो जान माल का नुकसान हुआ, उसके बाद जो लोग बच सकते हैं उसको हम लोग कितना तेजी के साथ सब कार्रवाई करके बचा सकते हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए ये सब काम करना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों का सहयोग, जो गैर सरकारी है मतलब सरकार की तरफ से नहीं, जो ऐसे लोग बनाए हुए संगठन, वो सबका सहयोग का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इसमें योगदान होता है महत्वपूर्ण भूकंप से बचाने के लिए। ठीक है, तो भूकंप से सहित किसी भी प्रकार का आपदा प्रबंधन स्वयंसेवी संस्था है। मतलब क्या, जो खुद से लोग बनाए हुए, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं, लोग खुद से बनाए हुए संस्था है भूकंप से बचाने के लिए। विद्यालय और आम लोग बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। स्वयं से संस्थाएं न सिर्फ तत्काल राहत पहुंचाने में मदद कर सकता है, इसके अलावा भूकंप के पूरे लोगों को भूकंप निरोधी भवन निर्माण एवं भूकंप के समय तत्काल बचाव हेतु लोगों को प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भूकंप आने के पहले क्या कर सकते हैं, भूकंप से बचने का, भूकंप निरोधित मतलब भूकंप से जो नहीं गिर पाए, खराब नहीं हो पाए, वैसा भवन बनाने का आइडिया दे। ठीक है, बताए उसके बारे में, और तत्काल बचाव का भी उपाय बताए, इसके लिए प्रशिक्षित करें, मतलब उसको सिखाए कि कैसे हम लोग भूकंप से बच सकते हैं, इसके बारे में काम करें। कौन, तो जो गैर सरकारी संगठन है वो लोग। ठीक है, जैसे दबे हुए मलबे से होता क्या है कि भूकंप वगैरह आता है तो जमीन वगैरह के अंदर लोग जब दब जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए भी उपाय होना चाहिए। सामान्य तरीकों का अलावा सरकारी तंत्र की मदद भी लेनी चाहिए उसके बचाने के लिए। भूकंप के बाद क्या होता है कि बहुत लोग जमीन के अंदर दब जाते हैं, तो उन लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे पता चलेगा कि हम लोग को भूकंप के जमीन के अंदर कोई दबा हुआ है। तो उसके लिए कुत्ते का उपयोग कर सकते हैं, कुत्ते सूंघ कर बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई आदमी अभी जीवित है जो कि जमीन के अंदर दबे हुए, मलबे के अंदर दबे हुए, तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। आजकल टेक्निक ऐसा आ गया है जो कि एक इक्विपमेंट है जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पर जीवित लोग है, तो उससे भी बचाया जा सकता है। ये सब तरीका होता है। ठीक है, और भी बहुत सारा तरीका है, जैसे विद्यालय में बच्चों को भूकंप से बचाव की जानकारी दे, कैसे भूकंप से बचा जा सके। आज बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि भूकंप आए तो क्या होता है, घर के कोने पर छिप जाना चाहिए। तो घर के कोने पर क्यों बोला जाता है, इसलिए कि वहाँ पे जब भी बिल्डिंग वगैरह फूटता है तो घर के कोना पे बहुत गिरने का चांसेस कम रहता है। सबसे पहले बीच वगैरह में फट कर घर का पूरा पार्ट गिरना शुरू हो जाता है, तो कोने पर गिरने का संभावना कम होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि भूकंप आए तो घर के कोने पर छिप जाना चाहिए। और बहुत सारा समस्या है, जैसे कि टेलीफोन के द्वारा सूचना दे, और ऐसा कुछ होता है तो तुरंत सूचना प्रवाहित कर दूसरी जगह बताए। या गांव में अगर ट्रैक्टर वगैरह कार वगैरह है तो मतलब जो जख्मी लोग हैं उन लोगों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचाए। ये सब क्या होना चाहिए, विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे उन लोगों को ये सब बताना चाहिए कि ये सबसे सहायता करना चाहिए लोगों को। उस टाइम ये नहीं देखना चाहिए कि कौन जाति का लोग है। ठीक है, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए उस टाइम। तो सबको जरूरी है भूकंप से बचने के लिए। तो अगर दुर्घटना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो धार्मिक नियम के अनुसार उसको अंतिम संस्कार किया जाए। DDT अन्य रासायनिक पदार्थों का छिड़काव होना जरूरी है। अब देखो कुछ छिड़काव भी जरूरी होता है, उसके लिए क्या होता है कि उस टाइम बहुत कीटनाशक चीज आ जाता है भूकंप के दौरान, तो उसको छिड़काव करके उसको मारने की जरूरत है। अब सुनामी से बचने का क्या क्या उपाय है उसके बारे में जानेंगे। तो सुनामी का विनाशकारी प्रभाव तटीय प्रदेशों में देखने को मिलता है। तो आप लोगों को पता चल गया तटीय प्रदेश किसको बोलते हैं, तो समुद्र किनारे का जगह होता है उसको हम लोग तटीय प्रदेश बोलते हैं।
तट के किनारे कई मीटर की ऊंचाई तक उठने वाली तरंग, बहुत ऊंचा ऊंचाई तक क्या होता है, तरंग उठता है, जिसकी वजह से बहुत जान माल का नुकसान होता है। इससे क्या होता है, मछली पकड़ने वाला जो लोग रहते हैं, नाव चलाने वाले रहते हैं, मोटर बोट जो रहते हैं, वो लोग की बहुत क्या होता है, बर्बादी होती है, वही लोग के ज़्यादा मौत हो जाता है समुद्र तटीय पर। ठीक है, समुद्र तट पर बैठे पर्यटकों जो घूमने वगैरह लोग जाते हैं, उन लोगों को भी मौका नहीं देते हैं, उन लोग भी उसके चपेट में आ जाते हैं। तट के किनारे नारियल वृक्षों, जो नारियल वृक्ष वगैरह लगता है, उन लोग क्या होता है भी, यह भी उखाड़ फेंकते हैं, वो भी सब उखड़ जाता है। ठीक है, जितना भी नारियल वृक्ष वगैरह लगाया हुआ रहता है। विनाश के तांडव के प्रबंधन आवश्यक है। भूकंपीय तरंगों के समान ही सुनामी के भी पूरे कंपन और अनुकंपन आते हैं। इसका भी पूरे कंपन आता है, मतलब भूकंप आने से पहले, जैसे सुनामी आने से पहले पूरे कंपन पता चलता है, अनुकंपन पता चलता है, लेकिन ये हम लोगों को पता नहीं चल पाता। अतः इनका भी पूरे अनुमान लगाया जा सकता है कि समुद्र के बीच इसके लिए स्टेशन प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। इसके लिए भी क्या स्टेशन और प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि पहले से हम लोग को पता चल जाए कि भूकंप मतलब सुनामी आने वाला है। जो समुद्री जल के सतह के नीचे, यहाँ पे समुद्री जल के सतह के नीचे 36 हलचलों का अध्ययन कर, जितने होता क्या है, समुद्री जल के सतह के नीचे कहाँ पता है 36 हलचल होना शुरू हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पर सुनामी आने वाला है, संकेत दे देता है, जिससे हम लोग पहले से अलर्ट कर दे उस एरिया को। तो ये सब बचने का तरीका है। दूसरा क्या है कि हलचल अध्ययन संकेत दे सकते हैं, लेकिन किसी लोगों को वहाँ, जितना लोग वहाँ पे रहते हैं, जैसे मछली पकड़ने वाले लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को पहले से हम लोग क्या करेंगे, बता देंगे कि यहाँ से हट जाने के लिए, इसलिए कि सुनामी आने वाला है। गाढ़े सागर के मध्य मछुआरे सुरक्षित रहते। अब देखो होता क्या है, या तो मछुआरे को कह दिया जाए कि बीच के सागर में चला जाए, तो बीच के सागर में सुरक्षित रहते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अवरोधक होता है, मतलब जो बीच के सागर के बीच में अगर चला जाएगा ना, तो वहाँ पे क्या होता है, रोकने वाला रहता है। जैसे भूकंप तरंग आता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो तरंग जो आता है वो धीरे धीरे ऊपर आता है, तो वहाँ पे स्लो हो जाता है, लेकिन जो किनारे पर होता है ना, बहुत ज़्यादा तेज रहता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। लेकिन बीच समुद्र में क्या होता है, खतरा कम रहता है। ठीक है, तो किनारे पर के लोगों को या तो बोल दिया जाए कि वो यहाँ से पूरा दूर चला जाए या बीच के समुद्र में चला जाए, तो वहाँ से बच सकता है। अब है तटबंध निर्माण तथा मैंग्रोव झाड़ी का विकास। अब तटबंध निर्माण और मैंग्रोव झाड़ी का विकास, ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो तटबंध निर्माण का मतलब ये होता है, क्या किया जाता है कि समुद्र जो तट होता है, ठीक है, समुद्र तल होता है, उसके किनारे पर क्या किया जाता है, तटबंध का निर्माण किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जब भी तरंग आता है, ठीक है, सुनामी के दौरान जब भी तरंग आता है, तो तरंग जब पानी का होता है बहुत ऊपर नीचे करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे पानी करता है, तो क्या करता है, तटबंध निर्माण को जैसे ये क्या होता है, इससे टकरा जाता है, ठीक है, तटबंध का निर्माण करते हैं, तो इससे टकराने की वजह से क्या होता है कि ये इसका तरंग दे स्लो हो जाता है। अब स्लो हो जाएगा तो खतरा क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मैंग्रोव झाड़ी। तो मैंग्रोव झाड़ी क्या होता है, मैंग्रोव एक प्रकार के पौधा होता है, पेड़ होता है, ठीक है, ट्री होता है, पेड़ होता है। ये पेड़ लगाने से क्या होता है कि समुद्र तट के किनारे क्या किया जाता है, इस पेड़ को लगा दिया जाता है। और इस पेड़ को लगाने से क्या होता है कि जो तरंग आता है ना पानी का ऊपर नीचे करते हुए, तो इससे टकराता है, टकराने की वजह से ये क्या होता है, इसका स्पीड, इसका चाल स्लो हो जाता है, स्लो होने से खतरा ढल कम हो जाता है। ये दोनों का उपयोग किया जाता है, इसका विकास किया जाता है समुद्र तट के किनारे, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा है तटीय प्रदेश के लोगों को प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण का मतलब होता है उसको शिक्षा देना, ठीक है, जो तटीय किनारे रहते हैं उन लोगों को शिक्षित करे, बताए कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो उसी के बारे में लोग बताते हैं। तो इसके लिए राज्य सरकार भी काम करती है, सरकार के द्वारा भी काम किया जाता है, और गैर सरकारी संस्थाएं भी काम करती है, ठीक है, जो लोगों को इसको प्रशिक्षण करती है, ठीक है। तो बचाव के प्रशिक्षण देते हुए व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होना चाहिए, सुनामी की सूचना मिलते ही तो समुद्र की तरफ या स्थल मंडल की तरफ तुरंत भागने को तैयार
करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए इस टाइम जैसे सूचना मिलते ही बताना चाहिए कि समुद्र की तरफ जाए, या तो समुद्र के और अंदर की तरफ चला जाए, या स्थल खंड के तरफ चला जाए, मतलब जहाँ पे बहुत तल से बहुत दूर आ जाए, ठीक है, बाहर निकल जाए, तो उससे बचा जा सकता है। सुनामी जल की स्थिति होने के बाद सामूहिक रूप से बचाव कार्य में लग जाना चाहिए। अब मान लो जैसे सुनामी खत्म हुआ उसके बाद जितना ही बचाया जा सकता है लोगों को उसमें लग जाना चाहिए, ठीक है। घायलों को हॉस्पिटल तक की सुविधा देनी चाहिए। अतिरिक्त प्रभावित लोगों को स्वच्छ पेयजल और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। वहाँ पर क्या होगा, पानी पीने की व्यवस्था, बहुत वहाँ नुकसान हो जाता है, उसके बाद जो भी बचा हुआ है उन लोगों को भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। असामाजिक तत्वों द्वारा लूटमार न हो इसके लिए आम लोगों का सहयोग लेने जैसे कार्य करना की आवश्यकता होती है। वहाँ पर लूट मार ना हो। अब कैसे खाने पीने का कमी हो जाता है, खाने पीने का कमी हुआ तो क्या होगा, लोग लूट मार करेगा, इसके लिए इस सबको ध्यान देना चाहिए। अस्तित्व के पुनर्वास में भवन निर्माण हेतु इस प्रकार का, देखो वहाँ पर भी सुनामी के पास भी बताया जाता है कि भवन निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए जिससे हम लोग बच सकते हैं। सुनामी जल न्यूनतम प्रभाव डाल सकता है, तो सुनामी जो होता है जल न्यूनतम प्रभाव डाल सकता है। आम लोगों का सहयोग तथा स्वयंसेवी अब हमेशा आते रहेगा, तो याद रखना स्वयंसेवी मतलब वो ऐसा संस्था होता है जो लोग खुद बनाते हैं, ठीक है, अपने मन से, अपने इच्छा के अनुसार, और उसको लोगों की सहायता करते हैं। प्रकाशीय संस्था, प्रकाशीय मतलब हो गया गवर्नमेंट की तरफ से जो रहता है, ठीक है, भागीदारी ही भूकंप और क्या होता है सुनामी जैसी आपदाओं की राहत दिला सकता है। तो ये दोनों जरूरी है, इसके वजह से उन लोग भूकंप के राहत और सुनामी से राहत दिला सकते हैं। तो यहाँ पर यही चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसका। और तो यहाँ पर तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें और 3 चैप्टर रह गया है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।